अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? मैं हिसाब किताब लगा रहा था कौन रह गया है कौन नहीं रहा। कल की जो लेटेस्ट एंट्री होती है ना, वैसे तो एग्ज़िट हो रहे हैं। सॉर्ट ऑफ एग्ज़िट परवेज़ खटक साहब का हुआ है। उन्होंने पार्टी सदारत से ओहदा छोड़ा है। परवेज़ इलाही साहब गिरफ़्तार हुए हैं, फाइनली पकड़े गए हैं। काफ़ी दिन से इनकी तलाश थी। लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान छुड़ाते हैं, वो तो वैसे ही कर देते, या फिर और मामलात हैं, जैसे कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इन पे बेतहाशा इल्ज़ामात हैं और ये मुबैना तौर पर राना साहब ने इन पे करप्शन के संगीन इल्ज़ामात भी लगाए कल मुनीर फारूक के प्रोग्राम में। और उनके मुताबिक अब इनकी तहकीकात होंगी और ये केसेस आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कराची से बड़ी अफसोसनाक और बड़ी अलामी खबर आई है। हमारे दोस्त और एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं जबरान नासिर, इंतखाबात भी लड़ते रहे हैं। उनको नामालूम अफराद उठा कर ले गए हैं, मुसल्लह अफराद उठा कर ले गए हैं। उनकी अहलिया मंशा पाशा, जो कि एक मशहूर अदाकारा हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें वो खासी कंसर्न नज़र आ रही थी। और ना सिर्फ वो कंसर्न हैं बल्कि हर वो शख्स जो जबरान को जानता है, जो जबरान को नहीं जानता, जो जबरान की स्ट्रगल से वाकिफ़ है कि किस तरह वो हमेशा इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, वो भी कंसर्न है। एंड दिस इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ स्टर एंड सर्टनली इस पर बड़ी बात हो रही है। इसलिए उम्मीद तो हम यही करते हैं कि जहाँ भी ये हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे और जल्द इनका सुराग लगा लिया जाएगा। अच्छा जी, अब ज़रा कल का एक समअप देंगे आपको कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लिटरली अब ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग सारा कुछ हो चुका है कि वो एक लिस्ट भी हमने मेंटेन की थी, वो भी गड़बड़ हो गई है सारी। इलेक्शन के लिए सियासी सबबंदियों का मौसम जोबन पर है और ख़ास तौर पर पंजाब जो है ना, वो सियासी जोड़ तोड़ का मरकज़ बना हुआ है। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ में शिकस्त-ओ-रेख्त का अमल जारी है। कल PTI को 2 बड़े धचके लगे हैं। एक तो PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही लाहौर में धर लिए गए, दूसरा तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा परवेज़ खटक साथ छोड़कर। 9 मई का जो हादसा हुआ उसको मैं पहले ही कंडेम कर चुका हूँ, क्योंकि ये हमारे शहीदों की बेहुरमती या जो भी हुआ, हम कोई भी इस मुल्क में उस पर खुश नहीं है और ना हम खुश हैं। और ऐसी हरकत अल्लाह ना करे कि फिर इस मुल्क में हो, और मैं इसको दोबारा कंडेम करता हूँ। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फ़ैसला किया कि चूँकि सियासी माहौल इस मुल्क पे इस वक्त बहुत ख़राब है और इस माहौल में मेरे लिए चलना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने अपने दोस्तों से राय ली और मैंने फ़ैसला किया कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ, सदारत, और करके आइंदा का लाएअमल तय करूँगा। और जो प्रोपेगेंडा हो रहा है TV में वो सही नहीं है, हमने सोच समझ के फ़ैसला किया है। ये सूरत हाल रही। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को अलविदा कहने वाले मुख्तलिफ सियासी ठिकानों की तलाश में भी हैं और ख़ास तौर पर पंजाब की सियासी मार्केट में इलेक्टेबल्स बड़ी तादाद में दस्तयाब हैं। अब मैं इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा था, को मुनासिब नहीं बैठ रहा था, इसलिए हमने मार्केट ही कह दिया। जहांगीर तरीन नई पार्टी बनाने के लिए सरगर्म है। अनकरीब नई जमात का ऐलान भी हो सकता है। मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी ने भी सबके लिए दरवाजे खोल रखे हैं। 9 मई के बाद मुस्लिम लीग नून का एतमाद अचानक से बड़ा बढ़ गया है। नून लीग का दावा है कि इनका हाउस तो फुल है, उन्हें नए लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। इलेक्शंस की सबसे बड़ा बैटलफील्ड है वो पंजाब है। ये 55-60% जो है, और इसमें नून लीग के पास ऑलरेडी हर सीट पर एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं। यानी हमारी बस फुल है, हमारी बस में तो लोग खिड़की और दरवाजों से लटक रहे हैं। और उस पे हमारे लिए बड़े वो लोग हैं जो कि नजरियाती हैं, वो लोग हैं जो मुश्किल वक्त में हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे, वो लोग हैं जिनका पार्लिमानी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हमारे लिए तो उम्मीदवार, हमारे लिए बहुत कम जगह ऐसे हैं जहां हम किसी और उम्मीदवार को ले सकते हैं, वो बेशक PTI से या कहीं भी और से है। सियासी शतरंज के ग्रैंड मास्टर आसिफ अली जरदारी ने बजाते खुद पंजाब में डेरा जमा रखा है। उन्हें लगता है पंजाब में पीपल्स पार्टी को नया जन्म देने का अच्छा मौका है, और मौका बाय द वे है भी अच्छा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, हमारे ही लोग थे जो अब वापस आ रहे हैं। मगर आप इन्हें वापस ले क्यों रहे हैं? वैसे ये भी अब आजकल बड़ा है कि जी सियासी जमातें टूट रही हैं और एक जमात टूट रही है और ग्रुप बन रहे हैं और पता नहीं क्या हो रहा है। तो भाई अगर पीपल्स पार्टी में कुछ लोग आए हैं, और बिल्कुल आए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अगर हमारे लोग गलतियां कर गए, वो किसी असूल के तहत नहीं गए थे, वो
वो किसी इनकलाब के लिए नहीं गए थे, उन्हें पता था इमरान खान कितना इनकलाब लाएंगे। तो उनको शक पड़ गया था कि उन्हें सीटें वहां से मिलेंगी, वो सीटें लेने गए थे। अब उन्हें पता है कि पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान और उनकी जमात का एक्सपोजर हो गया, पता चल गया कि क्या है। अगर अब वो वापस अपने घर आते हैं तो ये हमारे ही लोग थे। चलिए, ये आपके ख्याल में लोग थे, लेकिन सर्टनली कल को ये तहरीक इंसाफ के लोग थे। एंड इफ़ वी बी रियलिस्टिक, ये लोग इसीलिए इंतखाब लड़ते हैं ताकि ये जीतें, और इन्हें जहाँ से नज़र आता है कि ये जीत जाएंगे वहाँ चले जाते हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ व्हाट दे डू। सो यस, जनूबी पंजाब पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा और मोस्ट फेवरेट हदफ है। यहाँ गिलानी ख़ानदान मुतहर्रिक हुआ हुआ है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बड़े ज़बरदस्त ड्रेसअप होकर आजकल मीटिंग्स में बैठ रहे होते हैं। वैसे ऑलवेज हैव एडमायर्ड हिज ड्रेसिंग सेंस। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बड़े पुरुमीद भी हैं कि पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत बनाएगी। आज जो मीटिंग हुई उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो स्ट्रेटजी थी वो डिस्कस हुई। जो पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में है उस पे डिस्कशन हुई। बहुत से लोगों ने शमूलियत की, हर जमात से हैं और पीटीआई से भी हैं और दूसरी जमातों से भी हैं। हमारी यही है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो। तहरीक इंसाफ सियासी मंजरनामे से गायब होती चली जा रही है। दीगर जमातें बदले सियासी हालात से फ़ायदा उठाने की कोशिश में हैं। बज़ाहिर इलेक्शन का पूरा माहौल बन चुका है, बस तारीख अभी आना बाकी है। और नई जो जमात है वो भी एक तश्कील दी जा रही है। इत्तलात तो यही थी। जहांगीर तरीन साहब अपने साथ लोग जमा कर रहे हैं, काफ़ी लोग इकट्ठे हो भी चुके हैं। बहुत से लोगों के बारे में ख़बरें हैं कि वो उनसे राब्ते में हैं और उनकी कश्ती में सवार, रादर उनका तो जहाज़ है, उनके जहाज़ में सवार होने के लिए तैयार हैं। ये तो ज़रा राइम कर गया है, जहाज़ में सवार होने के लिए तैयार हैं। एनी हाउ, हमने इस सिलसिले में ओन चौधरी साहब को दावत दी थी। वो कह रहे हैं कि मैं ज़रा एक दिन बाद एक बड़ी ख़बर के साथ आऊँगा। सो आज उन्होंने माजरत कर ली है। अच्छा जी, इसी पे ज़रा बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंगर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने वक्त दिया। बुखारी साहब, ज़रा पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में आपसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि आगे क्या प्लान्स हैं। सियासत के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, और लाहौर पहुंचते ही मुखालिफिन की विकटें गिरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कब तक से वो लाहौर में हैं? क्या प्लान क्या है? आप कोई ब्लूप्रिंट है जिसको फॉलो कर रहे हैं कि हाँ इतने लोग शामिल करने हैं, इन हलकों को टारगेट करना है? व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्लान? शुक्रिया। गुजारिश है कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है और जो पॉलिटिकल विजन है, जो ऑब्वियसली सारी कौम के सामने है, और हमेशा उन्होंने एक जिम्मेदारी का सबूत दिया। 2007 में भी उन्होंने मुल्क की सालमियत के लिए बड़ा मौसर किरदार भी अदा किया और जिम्मेदारी का सबूत भी दिया। और आज भी वो सुबह जो पंजाब में यहाँ लाहौर तशरीफ फरमा है, पाकिस्तान के फेडरेटिव यूनिट में बड़ा सूबा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी पंजाब में। और अब लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पे एतमाद करते हुए पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो पीपल्स पार्टी का पास्ट कंडक्ट रहा, उसकी परफॉर्मेंस रही, और नेशनल इश्यूज़ पे जो उनकी अप्रोच है, वो लोग जो पार्टी को किसी ज़माने में छोड़ गए थे या दीगर जमातों में थे, उन्होंने बाकी जमातों की क़यादतों को आजमा लिया। तो आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस भी आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी अपनी स्ट्रेंथ रिगेन करेगी पंजाब में। बुखारी साहब, इम्कान तो यही था कि तहरीक इंसाफ जब बिखरेगी तो इलेक्टेबल्स बड़े दस्तयाब होंगे। पीपल्स पार्टी अभी सर्टनली इन लोगों को ले रही है। क्या दीगर पार्टियों, मुस्लिम लीग नून और काफ वगैरह से भी लोगों को बुलाया जाएगा, या आपके दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं, या अभी हुकूमती इत्तेहादियों को तंग नहीं कर रहे आप लोग? प्लान नहीं है वो? देखिए, बात यह है कि ये तो पॉलिटिक्स इज अ वॉलंटरी एक्ट, यू नो। ये हर बंदा अपनी मंशा और मंजिल के मुताबिक अपनी पसंद के जमात में जाता है, और बिलखुसूस जमात में जिसकी पॉलिसीज़ को वो पसंद करता हो, जिसके मंशूर को वो पसंद करता हो, जिसकी परफॉर्मेंस को वो देख चुका हो, आजमा चुका हो। तो हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट लिमिटेड कंपनीज, यू नो।
अगर कोई शख्स जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है और मेरी क़यादत पे एतमाद करता है, मेरी क़यादत को इस काबिल समझता है कि वो डिलीवर कर सकती हैं, तो वो पीपल्स पार्टी में आ सकते हैं। लेकिन हम एट द सेम टाइम बिल्कुल बाज़ ऐसे अफराद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के चले गए, उनका कंडक्ट ज़रूर देखा जाएगा। और हमारी CEC फैसला करती है जब किसी भी शख्स को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की बात करता है, तो ऑब्वियसली जो हमारा फोरम है उसको ज़रूर एग्जामिन करना है, उसके प्रॉस कॉन ज़रूर देखते हैं, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़रूर देखे जाते हैं। अच्छा, लेट्स से आप कह रहे हो तो लोगों की अपनी चॉइसेस हैं, आप ये बता दीजिएगा कि माहौल तो बन रहा है, आप लोग भी ऐसा लग रहा है कि तैयारी में हैं, क्या आपको इम्कानात नज़र आते हैं अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर सिंध में आपकी हुकूमत है, आखिर के बड़े प्लान्स होते हैं कि हुकूमत ने डिलीवर करके दिखाना होता है, कोई एतराज़ तो नहीं होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर अक्टूबर से पहले इलेक्शन होते? देखिए, हमारा तो हमेशा मौक़िफ़ मेरी क़यादत का चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का और आसिफ अली ज़रदारी साहब का मौक़िफ़ रहा, हमारी CEC का भी मौक़िफ़ रहा कि हम सिस्टम की कंटिन्यूटी पे बिलीव करते हैं। और ये आगाज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया 2008 से 2013 तक जो गवर्नमेंट थी, और वो हम चाहते थे कि एक सिविलियन गवर्नमेंट हो ट्रांसफ़र ऑफ पावर करे दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट को, और वो आपके सामने है। फिर 2014 में जब क्राइसिस क्रिएट किए एक जमात ने, तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी, वो हम अपोजिशन में थे, जो गवर्नमेंट थी वो हमें अपोज करते रहे, इलेक्शनों में हम उन्हें अपोज करते रहे, लेकिन हमने कहा कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होना चाहिए, और हम समझते हैं कि टर्म्स पूरी करनी चाहिए नेशनल असेंबली को और प्रोविंशियल असेंबली को। आज भी हमारा मौका यही है कि नेशनल असेंबली अपनी टर्म पूरी करे और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन टर्म पूरी करने के बाद वहाँ इलेक्शन हो जाए। ऑलराइट जी, लेट्स सी कब होते हैं, कब बाज़ाब्ता ऐलान किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, नरे बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, कल की एक और बड़ी खबर जो थी ना, वो परवेज़ इलाही साहब का पकड़े जाना था। अब इत्तलात यही हैं, यही कह रही है जो निगरान हुकूमत है, निगरान वज़ीर इत्तलात का भी कल बयान सामने आया कि भाई वो तो फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे, वैसे गायब थे काफ़ी दिन से, उनके लिए कितने छापे भी आपको पता है मारे गए हैं, गेट वेट भी तोड़ा गया था, और फाइनली वो बरामद हुए हैं। गाड़ी का शीशा भी टूटा हुआ है। इत्तलात ये है कि 3 गाड़ियाँ थीं और बस गाड़ियों को रोका गया, कुछ में तो और लोग थे और फिर एक में से ये बरामद हो गए। वैसे इस सारी फुटेज में मुझे कोई बता सकता है, ये जो काली शर्ट में आदमी है, दोबारा दिखाइएगा, इसका क्या किरदार है? ऐसे बहुत लोग होते हैं ना जो हमें आम जिंदगी में नज़र आते हैं, जिनका एज सच उस सिचुएशन में कोई हाथ होता नहीं है, या फिर एटलीस्ट इन विजुअल्स में तो नज़र नहीं आ रहा। नो ऑफेंस टू एनीबडी, हम वैसे ही ज़रा एक सूरत हाल पर डिस्कशन कर रहे हैं, विजुअल्स की सिर्फ इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि वो जो काली शर्ट में जो आगे आता है आदमी, पीछे से घूमता हुआ बस आता है, हाथ लगाता है और फिर आगे बढ़ जाता है, जैसे वो भी पकड़ने में साथ साथ है या पेश है। अब पता नहीं इनकी पस मंज़र में कितनी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इनकी जो है फोर फ्रंट पे तो बस इतनी ही कंट्रीब्यूशन है कि एक इन्होंने ट्विल किया और आगे आए और हाथ लगाया और बस आगे बढ़ गए। सो यस, परवेज़ इलाही साहब बाय द वे आपको पता ही है, और इनकी जमात हमेशा ही इन्होंने अच्छा वक्त देखा है, ज़्यादातर एक्चुअली इन्होंने अच्छा वक्त देखा है, और बहुत ज़्यादा सियासी अताब का इन्हें सामना नहीं करना पड़ा है। सो ये कैसे वक्त गुजारते हैं इन हालात में और क्या फ़ैसले करते हैं, दैट इज़ येट टू बी सीन। लेकिन बहुत से लोगों का ये तज्ज़िया है, बहुत से लोगों की राय है कि इनको तो शायद पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब हुकूमत के सीरियस चार्जेस हैं कि इनको कुछ सियासी वजूहात की बिना पर नहीं पकड़ा गया, इनके ऊपर संगीन करप्शन के इल्ज़ामात हैं जिसकी वजह से इनको हिरासत में लिया गया है। अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कल हमने खबर दी थी ना कि हमारा फ़ाइनल होने वाला है जूनियर एशिया हॉकी टूर्नामेंट का, और फाइनल में पाकिस्तान हार गया। भारत से हमारा फ़ाइनल था, 1 के मुकाबले में 2 गोल से एक्चुअली शिकस्त हुई है। सो 3-3 से हम अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो 3 दफ़ा हमने जीता हुआ था, 3 दफ़ा भारत ने जीता हुआ था फ़ाइनल, लेकिन अब भारत 4 मरतबा ये फ़ाइनल जीत गया है। हम अपने बच्चों को ये कहेंगे कि उन्होंने कोशिश, मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया, और दिल नातवा भी नहीं था आज सच। सो बड़ा तवाना दिल था जिसने मुकाबला किया, और
काफ़ी लोग एक्साइटेड भी थे, थ्रिल्ड भी थे और हमें लग रहा था कि हम जीत भी जाएंगे, लेकिन हम नहीं जीत सके। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल मैच देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन भी सलाला के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे, एक क्राउड देखे। मतलब पता है, हम इसीलिए तो कहते हैं, जब हम कहते हैं ना कि हम ये जो आजकल क्रिकेट की बड़ी बात हो रही है, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होंगे नहीं होंगे, वो तो आएंगे नहीं सर्टनली, हमने भी कहा है कि हम नहीं जाएंगे। मतलब ये हॉकी का एक मुकाबला है फाइनल, लेकिन वो भी जूनियर हॉकी का मुकाबला है और ये कोई इंडिया या पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। सो आप ये देख लें कि इसमें भी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। और मलेशिया में ठीक है लोग होंगे, लेकिन मलेशिया में उतने इंडियन पाकिस्तानी तो नहीं है ना जितने यूएई वगैरह में हैं या और जगहों पे हैं। सो मलेशिया में ये मैच खेला जा रहा है जूनियर हॉकी का और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। सो ये है वो इंटरेस्ट जो इस मुकाबले को देखने के लिए लोगों को कहीं से भी निकाल कर ले आता है और लोग एंजॉय करते हैं। पीपल वांट टू वॉच दीज टू टीम्स प्लेइंग टुगेदर, कंपीटिंग विद ईच अदर। और क्रिकेट के मामला ज़रा अभी तक क्लियर नहीं है, खटाई में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जिन वसाइल में हमारे बच्चों ने ये परफॉर्मेंस दी है, हम सर्टनली उन्हें शाबाश देंगे और कहेंगे इंशाअल्लाह बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये जो पता है क्या, ये जो नौजवान होते हैं ना, इनको इनकरेजमेंट की बड़ी ज़रूरत होती है। व्हेन यू क्रॉस अ सर्टन एज और जब आप मैच्योर हो जाते हैं, जब आपको तजर्बा भी हासिल हो जाता है, जाहिर है कि अगर आप हार जाएं तो दुख तो आपको तब भी होता है, लेकिन फिर भी यू आर एबल टू हैंडल द डिफीट वेल। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ना, ये भी छोटे हैं, जाहिर है दे आर लाइक इन देयर लेट टीन्स और अर्ली 20s और मोस्टली लाइक लेट टीन्स, सो और इवन मिड टीन्स। सो इनके लिए सर्टनली ये शिकस्त बर्दाश्त करना ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन कोई नहीं बच्चों, यू डिड वेरी वेल। आप फाइनल तक पहुँचे और आपने फाइनल में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताना ये चाहते हैं, रादा दिखाना चाहते हैं, एक बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है एक शहरी ने लिया है। लियारी एक्सप्रेसवे कराची में आपको पता है एक सड़क है जो पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिलाती है और इसके नीचे बहने वाली लियारी नदी ख़तरनाक धाती अनासर वाले सनती फजले को भी समुंदर में पहुँचा देती है और ये धाती अनासर समंदरी खुराक के ज़रिए हमारे जिस्म का ना ख़त्म होने वाला हिस्सा बनकर हमें मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला कर रहे हैं, सेहत हमारी मुतासर कर रहे हैं। ख़तरनाक धातों को जज्ब करने वाले पौधे भी होते हैं। जस्ट इमेजिन, अल्लाह की कुदरत में कहता हूँ क्या शान है। ये जो मुज़र सेहत टॉक्सिक केमिकल्स एंड मेटल हैं, इनको जज्ब करने वाले अल्लाह ने पौधे भी बनाए हुए हैं। सो इन्हीं पौधों पर मुश्तमिल एक शहरी जंगल फेडरेशन हाउस के ताउन से लियारी नदी का 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, ग्रीन कर रहा है। इन पर ये मुख्तलिफ इक़साम के पौधे लगा रहा है। 15,000 मकामी नस्ल के पौधे साइंसी बुनियादों पर लगाए गए हैं। उनीबा ज़मीर शाह ज़रा गई हैं यहाँ पे, हमें दिखा रही हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जंगलात का रकबा अब महज 4.8% रह गया है। कराची गर्मी का जजीरा बन चुका है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि लियारी नदी के बीचों बीच साइंसी बुनियादों पर एक ऐसा शहरी जंगल बनाया गया है जहां इन पौधों की मदद से सनती फजले के साथ आने वाली ख़तरनाक धातों से आलूदा इस मिट्टी को साफ़ करने के साथ इन फ़िज़ाओं में मौजूद कार्बन को तेज़ी से जज़्ब करने की फितरी कोशिश की जा रही है। न्यू कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं जिसको हम फाइटो रिमेडिएशन टेक्निक कहते हैं। यहाँ पानी की आलूदगी है, यहाँ ज़मीनी आलूदगी है, यहाँ हवाई आलूदगी है और प्लस यहाँ शोर आलूदगी है। तो देखिए यहाँ कैडमियम, यहाँ हर तरह का जिसको हम हैवी मेटल्स कहते हैं यहाँ मौजूद है। उनका ख्याल रखा गया है कि अगर कोई एक पौधा कैडमियम को एब्जॉर्ब करता है तो दूसरा पौधा जो उसके साथ लगा है हो सकता है वो उसको जिंक को एब्जॉर्ब कर लेगा, तीसरा पौधा जो है वो मैंगनीज एब्जॉर्ब कर लेगा, चौथा पौधा में। तो इस तरह से ज़मीन की क्वालिटी डे बाय डे जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। ये यहाँ मैंग्रोव की बेल्ट बनाई गई है। एक तो वो बेहतरीन एब्जॉर्बर है, बेहतरीन तौर पर जज्ब करती है धाती अनासर को, और दूसरी इसकी क्वालिटी ये होती है कि अगर एक पौधा 1% कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, तो ये उसके मुकाबले में 4 से 5 गुना ग्लोबल वार्मिंग या जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि इस वक्त कराची को ज़रूरत है
हीट वेव्स को ख़त्म करने की। और वो ख़त्म कैसे होगी? वो इन पौधों की ट्रीटमेंट के ज़रिए ही ख़त्म की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो लियारी रिवर की अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ तो ये आगे मनोरा चैनल पर जाके डायरेक्ट सी से इसका ताल्लुक़ है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है या सीवेज वेस्ट, वो सारा जाके सी में डंप होगा। वहाँ हमारे फिशेस, क्रैब्स, प्रॉन्स, ये तमाम चीज़ें हैं, ज़ाहिर है वो उस पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, वहाँ मौजूद पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ह्यूमन कंज्यूम करता है, उसको खाता है। तो इस तरह से वो हमारी बॉडी का पार्ट बनते हैं, और जब एक दफ़ा बॉडी का पार्ट बन जाते हैं तो फिर वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो आपके किसी ना किसी ऑर्गन को ज़रूर जाके डैमेज करते हैं। यहाँ पर जो स्पीशीज़ का इंतखाब किया है वो इसको मद्देनज़र रखा है इस चीज़ को कि वो सारी की सारी स्पीशीज़ नेटिव ही होनी चाहिए, ताकि उनके ऊपर जो परिंदे हैं वो भी अपने आशियाने बनाएं और हमारी बायोडाइवर्सिटी भी रिवाइव। माहिरीन के मुताबिक इन पौधों को अपनी बका की जंग यहाँ फैले बेइंतहा प्लास्टिक से भी लड़ना होगी। माहौल की बेहतरी का वाहिद हल प्लास्टिक पर पाबंदी में है। कैमरामैन ज़िशान इकबाल के साथ उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। ज़रा कब टेंशन सी होना शुरू हो गई थी ये प्लास्टिक के ऊपर जो उनीबा वॉक कर रही थी। वेरी वेल डन उनीबा, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस। लेकिन आई होप दैट दिस पट्टी सर्वाइव्स, बिकॉज इससे पहले मैंने लियारी एक्सप्रेसवे पे एक और तजर्बा होते हुए भी देखा है। नदी के बीच में तकरीबन सैकड़ों पौधे लगाए गए थे, मैंने अपनी आंखों से उन पौधों को ख़त्म होते हुए देखा है। और ऑब्वियसली ये पौधे बहुत महंगे होते हैं और बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, किसी को ठेका भी दिया होगा। और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि जब बारिशें होंगी तो ये छोटे साइज़ का पौधा इसमें से जब पानी गुजरेगा और इसको कवर कर लेगा, कैसे सर्वाइव करेगा। सो मुझे इससे पहले वाला जो मॉडल था, आई वंडर कि ये नदी के साइडों में, बीच में या ये अतराफ़ पे लगाए गए हैं, आई होप। लेकिन इससे पहले लिटरली मैंने नदी, मतलब ज़िंदगी में आपने नदी के बीच में पौधे किस तरह, क्या आइडिया था वैसे, वो कैसे वो सर्वाइव कर सकते थे। सो आई हैव सीन दोज हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ दोज प्लांट्स गोइंग टू वेस्ट एंड डाइंग एंड फ्लोटिंग अवे जब बारिश हुई। सो आई हैव सीन दैट, विटनेस दैट विद माई ओन आइज़। सो आई होप कि इसको कहीं अतराफ़ में ही लगाया गया होगा। आज लाहौर में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है एक अस्पताल में डॉक्टर को, और इसके बायस सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने हड़ताल की हुई है, जिसकी वजह से मरीज़ भी रुल रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। हुआ क्या, ये सारा मसला एक्चुअली उस वक्त शुरू हुआ जब बुध के रोज़ जनरल अस्पताल में दौरान इलाज एक बच्चा इलाज चल बसा, और रिपोर्ट जो आई है वो यही आई है कि पूरी कंसेंट ली गई थी इसका फर्दर ट्रीटमेंट से पहले, और वो बच्चा चल बसा। लवाहिकीन मुश्तइल हुए, एक डॉक्टर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसने भी वीडियो देखी है हिल कर रह गया। वजह जो भी हो, जाहिर है किसी सूरत ये काबिल कबूल नहीं हो सकती बात। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि डॉक्टर पर तशद्दुद करने वाला सिंध पुलिस का ASI है, जिसकी बरतरफी के लिए सिंध हुकूमत को ख़त लिख दिया है। आई एम श्योर जो IG साहब हैं वो भी इस मामले को देख रहे होंगे। इस दरखराश वाक़े के ख़िलाफ़ डॉक्टर्स ने OPDs में काम बंद कर दिया। अब हालत ये है कि चिल्ड्रन अस्पताल, मेयो अस्पताल, सर्विस अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, सब जगहों पर OPDs बंद हैं। लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं। इस वाक़े की कोई हिमायत नहीं कर सकता, इसकी जितनी पुरजोर मजम्मत की जानी चाहिए हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन इज़ दैट द सोल्यूशन। एक्चुअली मुतालबा ये है कि इसमें दहशतगर्दी की दफ़ात FIR में शामिल की जाए, वो भी मुतालबा सेटल डाउन हो सकता है। लेकिन और हज़ारों लोग जो आपसे इलाज के मुंतज़र हैं वो रुल रहे हैं, तो उनका प्लीज़ ख्याल कीजिए, लिहाज कीजिए। और दूसरी बात यह है कि कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है, मतलब सिक्योरिटी गार्ड नहीं आए, लहू लुहान कर दिया उस बेचारे नौजवान डॉक्टर को। उम्मे फरवा से जानते हैं, उम्मे फरवा क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या मामला था, क्या इलाज चल रहा था इस बच्चे का। और जब ये वाक़या शुरू हुआ तू तड़ाक और तल्ख कलामी शुरू हुई, मतलब सिक्योरिटी को कॉल किया जाता है। नथिंग लाइक दैट हैपेंड हियर। तकरीबन अलग सुबह के टाइम 5:30 बजे के करीब सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाला ये 7 माह का बच्चा, राबेल नाम था इसका, और 1 माह से ये हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज था। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ये 2 दफ़ा लाया गया है। शुरू में इब्तदाई तौर पे जो इसके बारे में बताया जा रहा था कि ये बच्चा लाया गया, इसकी डेथ होगी, लेकिन बाद में डॉक्टर्स के मुताबिक इस बच्चे को जो पहले ये हॉस्पिटल में एडमिट रहा तो इसकी लंग्स के अंदर एयर भर चुकी थी और उसके साथ साथ इसको नमूनिया भी हो गया। उसके बाद दोबारा जब इसको हॉस्पिटल लाया गया तो इसको खसरा भी हो चुका था, यानी एक नहीं एक से ज़्यादा इसको बीमारियाँ हो चुकी थी, जिसकी वजह से बच्चा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहा। और तकरीबन MD जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उन्होंने ये बताया कि ये बच्चे की हालत
जो थी वो तशवीशनाक थी, और उसकी फैमिली जो कि वहीं पर मौजूद थी और सरगोदा से उनका ताल्लुक़ था और उनको बताया गया कि बच्चे की कंडीशन सही नहीं है, उस पर उसकी जो फैमिली है उन्होंने डिस्चार्ज करने के लिए भी जो हॉस्पिटल के इंतज़ामिया है उनसे कहा कि इस बच्चे को डिस्चार्ज कर दें। लेकिन इस दौरान में बच्चा राबेल जो था वो उसकी इंतकाल हो गया। उसकी फैमिली ने जब उसके इंतकाल के बारे में उसको पता चला उनकी फैमिली को, तो उन्होंने जो वहाँ पे मौजूद डॉक्टर और नर्स हैं, ख़ास तौर पे डॉक्टर्स को, डॉक्टर साद को तशद्दुद का निशाना बनाया। और जिस तरह से जो फुटेज सामने आई थी उसमें ये देखा भी किया कि बाकायदा उन लोगों ने डॉक्टर साद को मुँह पे थप्पड़ पहले मारे, उसके बाद जो उनके हाथ में जो कुछ आता गया, रॉड आई, जो भी चीज़ आई, उन्होंने डॉक्टर साद को उससे मारा, और जिसकी वजह से डॉक्टर साद का जो है नाक वो फ्रैक्चर भी हुई है और वो हॉस्पिटल में रहे। पहले उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस थी, बाद में वो काफ़ी घंटों के बाद जो स्टेबल हुए। अब ये बताइएगा उम्मे फरवा कि पुलिस ने क्या, सर्टनली एक तशद्दुद का वाक़या है, बहीमाना तशद्दुद किया गया है ऑन ड्यूटी डॉक्टर को, पुलिस ने क्या एक्शन लिया? FIR वगैरह तो कट गई, लेकिन डॉक्टर्स की तसल्ली क्यों नहीं हो रही है पुलिस एक्शन पर? डॉक्टर्स जो है उनका एहतजाज और इस तरह के वाक़यात के ऊपर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाने का मकसद ये है कि जब भी इस तरह के कोई भी वाक़यात हॉस्पिटल के अंदर पेश आते हैं, हॉस्पिटल की तरफ से जो सिक्योरिटी गार्ड रखे गए हैं वो उस तरह से एक्शन करते हुए दिखाई नहीं देते या एक्टिव नज़र नहीं आते जिस तरह से उनको नज़र आना चाहिए। अगर डॉक्टर साद ही का अगर वाक़या ले लिया जाए तो उनके केस में भी ये देखने में आया कि लोग जो वहाँ पर फैमिली लवाहिकीन उस डॉक्टर साद को मार रही थी, तो गार्डों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा, उनमें से किसी ने भी उनको नहीं बचाया। तो ये सूरत हाल पर डॉक्टर्स ने एहतजाज किया कि कोई सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेनिंग नहीं है और ना ही हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनके हवाले से कोई सिक्योरिटी बिल जो कि तहरीक इंसाफ के दौर में मंजूर होना था, लाया जाना था, वो लाया नहीं गया। तो उस तरह से हॉस्पिटल्स में कोई सिक्योरिटी का इंतजामात नहीं है। डॉक्टर्स के हवाले से नर्सेस और दीगर जो अमला वहाँ पे काम कर रहा है, कोई भी ये लवाहिकीन जो होते हैं जब उनकी फैमिली में से मर जाता है तो वो इस तरह से रिएक्शन जो है वो शो करते हुए दिखाई देते हैं, और इसलिए ये पहली दफ़ा नहीं आए रोज़ वाक़यात होते रहते हैं। डॉक्टर साद के हवाले से अगर बात करें तो डॉक्टर साद को तशद्दुद करने वाले 5 अफराद हैं, उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। डॉक्टर्स इस हवाले से मुतमिन नहीं है, वो कहते हैं कि जो अफराद जिन्होंने तशद्दुद किया, जिनका ताल्लुक को पुलिस के शोबे से बताया जा रहा है, तो उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा जो है दर्ज किया जाए। सो आई वंडर डॉक्टर्स भी शायद सोच रहे हैं इस मामले को। देखिए, समझ नहीं आ रहा, सर्टनली इस बात को कोई अप्रूव नहीं कर सकता, एक अग्रीव्ड फैमिली भी है एट द सेम टाइम, लेकिन सिक्योरिटी का एम्पल इंतज़ाम होना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई डॉक्टर पे ऊंचा चिल्लाए भी, चीख के भी बात करे, तो देयर शुड बी समबडी स्टैंडिंग राइट देयर, स्टैंड बाय, कि उसको कंट्रोल किया जाए। और सिक्योरिटी वाज इवन इफ इट वाज कॉल्ड, सो व्हाई डिड इट नॉट टेक एक्शन? ये असल नेग्लिजेंस तो ये है, असल मतलब इंक्वायरी तो अस्पताल इंतज़ामिया के खिलाफ भी होनी चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे मौजूद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर और उनसे उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे। थैंक यू उम्मे फरवा भाई। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर सलीम नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, इस पर एक्शन भी हो रहा है, गिरफ्तार भी हो गए हैं मुल्ज़िमान, FIR भी कट गई है। अब ये बता दीजिए कि इसके रद्द-ए-अमल में आप लोगों ने काम क्यों छोड़ दिया, और ना आप लोगों ने अक्रॉस लाहौर सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद कर दी गई हैं। इससे सर्टनली मरीज़ परेशान होंगे, रुल जाएंगे, कितने संगीन नौयत के केसेस होंगे जिनके इलाज में डिले आएगा। यही एक वाहिद सलूशन है आपकी नज़र में इस मामले को टैकल करने का? देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे जो मरीज़ होते हैं उसमें 3 तरह के मरीज़ होते हैं। एक होते हैं इमरजेंसी के मरीज़, एक होते हैं जो OPD में जिनको 10-15 या 2-2 माह या 6-6 माह से मसला चल रहा होता है। अब जो मरीज़ OPD में आता है, हमने OPD की स्ट्राइक की है, या पूरे पंजाब में इस टाइम OPD की स्ट्राइक चल रही है। OPD में वो मरीज़ होता है आउटडोर में जिनको मिसाल के तौर पर किसी बच्चे को ऐसी बीमारी है, वो उसको 6-6 साल से हर्निया का प्रॉब्लम है, तो वो पहले नहीं चेक कराना है, अब आना है, तो OPD में तो ऐसा मरीज़ आता है। एमरजेंसीज हमारी खुली हैं, हमारे ICUs खुले हैं, वार्ड में पेशेंट एडमिटेड हैं इमरजेंसी के थ्रू, और उनमें भी वार्ड में हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, वार्ड के अंदर ICU में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो डेडिकेटेड ICU हैं वहाँ पे सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं। ये एक तासुर देना कि तमाम ये OPD बंद होने से क्या अस्पताल में ये या लोगों को तकलीफ़ होती है, थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन ये वो मरीज़ होते हैं जिनको 6 दिन या 6 माह बाद भी वो चेक करा लेते हैं, तो इससे कोई इशू नहीं आता है। तो इस तरह की इस जगह पे इस तरह के एनवायरनमेंट में कोई लेडी डॉक्टर, कोई मेल डॉक्टर कैसे काम करेगा?
जहाँ पे उसे ये यकीन ना हो कि मैं जिस बंदे का इलाज कर रहा हूँ अगर ये सीरियस हो गया तो मेरा सर फाड़ देगा या मेरी जान का दरपे हो जाएगा या मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। नहीं, आपका कंसर्न बहुत सीरियस है। सर्टनली कुछ भी हो सकता था, लिटरली उस वक्त तो ऐसा ही लग रहा था कि उस वक्त कुछ भी हो सकता था और सिक्योरिटी शुड हैव बीन देयर और फौरी एक्शन लिया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और ये डॉक्टर साहब पहला वाक़या भी नहीं है अपनी नौयत का। आप लोगों ने अस्पतालों की सिक्योरिटी के लिए भी मुतालबात मुताद्दिद मरतबा रखे हैं, उस पर कोई पेशरफ्त हो सकी नहीं हो सकी? आपको लगता है कि इस हड़ताल से अब फ़र्क पड़ जाएगा? आपको नहीं लगता कि दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल कराने से ज़्यादा वहाँ भी कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए? आपको इस बात पे जोर देना चाहिए कि आप लोगों के अस्पतालों में प्रॉपर ट्रेंड सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद हो। अभी हमारे जो हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे हैं, हमने कहा है हमारी एक ही डिमांड है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल जो था उसको लेके आया जाए। हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑर्डिनेंस आप ले आएँ। इसके अलावा जो नायल सिक्योरिटी और उसके जो नायल सिक्योरिटी इंचार्ज थे उसको बरतरफ करें। डॉक्टर्स की कमी को पूरा करें, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी और शॉर्टेज की वजह से ये मसाइल भी आते हैं। मसला ये है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी सिस्टम है या तो प्राइवेट कंपनीज को दिया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड्स हायर नहीं किए जाते। प्राइवेट कंपनी अगर हायर की जाती हैं तो वो 10-10 हज़ार पे गार्ड भर्ती करते हैं जो 70-70 साल के होते हैं। उनको अपनी वो सिक्योरिटी या अपनी सेहत ही उनकी ऐसी होती है कि वो कैसे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इस वाक़े के दौरान भी देखा जा सकता है कि कोई गार्ड नहीं था, जो 1-2 गार्ड नज़र आ रहे हैं वो अस्पताल के स्वीपर हैं और उनको गार्ड ज़बरदस्ती बना के बिठाया गया। तो वो भी ओल्ड एज हैं और वो मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदा का वास्ते आप ना मारें, जिस तरह डॉक्टर साहब के साथ ज़्यादती हुई। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम इसको सीरियस, इस वाक़े को अगर सीरियस नहीं लेंगे तो ये इस तरह के वाक़यात आगे भी पेश आते रहेंगे। इस हद तक तो आपका मौक़िफ़ सर्टनली दुरुस्त है कि सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो बाकायदा ट्रेंड होना चाहिए। मतलब जो सिक्योरिटी कंपनियाँ हैं उनका हाल भी हमें पता ही है कि किस तरह से लोग भर्ती किए जाते हैं। और कोई भी कभी भी आप आज़मा लें, कोई भी ऐसा वाक़या हो, बहुत कम शाज़ व नादिर ही ऐसा होता है कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो इंटरवीन करें। अभी भी कितनी देर ये मारपीट चलती रही है, वीडियोस बन रही हैं, लेकिन कोई इस नौजवान डॉक्टर को बचाने नहीं आ रहा, जिसने लिटरली आपको पता है कि कितना मुश्किल काम है डॉक्टरी पढ़ना, डॉक्टर बनना और फिर ये ड्यूटियाँ अंजाम देना। सो हम बड़े कैजुअली ये कह देते हैं कि भाई डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है, लेकिन वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड हड़ताल भी मामलात का हल नहीं है कि जिन हालात में हमारे बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं ना, वी कैन नॉट इमेजिन। सो थैंक यू डॉक्टर सलीम नियाज़ी। आपकी फैमिलीज़ में जब आई एम श्योर डॉक्टर्स होते हैं, हर किसी की फैमिलीज़ में डॉक्टर्स होते हैं, सो इनके स्केड्यूल्स आप देखा करें कि हर तीसरे दिन कॉल है या हर चौथे दिन कॉल है। 72 घंटे की ड्यूटियाँ और तनख्वाहें कुछ भी नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू व्हाट दे डू। इसीलिए तो फिर ये USMLE और प्लैप करके सारे बाहर भाग जाते हैं और बाइज़्ज़त ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। खैर यहाँ भी बड़े पेशावर डॉक्टर्स हैं और फिर वापस आते हैं तो अच्छे सेटल होते हैं, लेकिन प्लीज़ इन नौजवान डॉक्टर्स का भी ख्याल करना चाहिए। एक रॉयल वेडिंग हुई है और उसके बारे में बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से शायद ना जानते हों, लेकिन आप उर्दन को अगर ना भी जानते हों, वैसे तो आपको जानना चाहिए। हम जॉर्डन की बात कर रहे हैं तो आप क्वीन रानिया को ज़रूर जानते होंगे, बिकॉज़ वो भी माशाल्लाह उन्होंने अपनी पर्सनालिटी, अपने करिश्मा से दुनिया में हेडलाइंस बनाई हैं हमेशा ही। सो ख़बर ये है कि क्वीन रानिया के साहबजादे जो क्राउन प्रिंस हैं उर्दन के, जॉर्डन के प्रिंस हुसैन, उनकी शादी हो गई है एक सऊदी निजात आर्किटेक्ट रजवा सैफ से। और अमान के ज़हरान महल में पुरवकार तकरीब हुई जिसमें दोनों रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। यहाँ पे हमें कौन नज़र आ रहे हैं? द प्रिंस ऑफ चार्ल्स एंड प्रिंसेस ऑफ प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस हाँ, इनका क्या टाइटल है? प्रिंस ऑफ वेल्स है ना ये? यस, इनसे ये प्रिंस ऑफ वेल्स है। सो प्रिंसेस ऑफ वेल्स क्वीन डियाना थी, प्रिंसेस डियाना थी। सो यस, सो आप ये हैं, नहीं सारा गड़बड़ हो गया, ये सारा गड़बड़ हो गया है। प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स, प्रिंस विलियम एंड केट मिडल्टन, ये भी मौजूद थे। और हमारे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इस तकरीब में मौजूद थे। और आई डोंट नो कि वो ऑफिशियल हैसियत में एज अ फॉरेन मिनिस्टर मौजूद हैं या नहीं हैं, बट आई नो दैट फॉर अ फैक्ट कि प्रिंस हुसैन उनके दोस्त हैं फ्रॉम लंदन। सो आवाम ने भी बड़ा इसमें पार्टिसिपेट किया है
और कई दिन से जश्न जारी था। ज़रा फुल स्क्रीन दिखाएं, मुझे हटा दें यार, मैंने देख के कमेंट्री करनी है, मुझे क्यों दिखा रहे हैं साथ साथ, शादी दिखाएं आप फुल स्क्रीन। सो यस, पीपल वांट टू वॉच दीज विजुअल्स। सो ये हैं जी रॉयल डिग्नेटरीज, प्रिंस ऑफ वेल्स एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स, प्रिंस विलियम एंड केट मिडल्टन, और ये हैं दुल्हन की फैमिली। So दुल्हन was walking down the aisle with a brother and कितना खूबसूरत एम्बियंस एंड सेटअप है। These white beautiful trees, चेरी ब्लॉसम का सा फील दे रहे हैं, चेरी ब्लॉसम ट्रीज का। और the bride and the groom also walk down the aisle together। और ये हैं जी प्रिंस हुसैन एंड अब इनकी प्रिंसेस रजवा ये कहलाई जाएंगी। क्वीन रानिया को नहीं दिखाया हमने, वो कुछ दिन पहले की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें वो आप दीदा थी और अपनी बहू के बारे में बात कर रही थी। यू नो हाउ पीपल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप्स जब इस तरह की शादियाँ होती हैं। वेस्ट में तो खासा होता है, इन ममालिक में भी होता है, बस हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ बस। एंड इट्स सो ओवरवेलमिंग। पता है शादियों में मेरा ख्याल है कि जब हम सारा कुछ ही कर लेते हैं तो ये जो अच्छी चीज़ है इसको भी ऐड कर लेना चाहिए कि अपने जो करीबी लोग होते हैं उनको बुला कर कहना चाहिए कि आप माइक लें और इज़हार ख़याल करें, बजाय इसके कि आप कमेंट करें कि कौरमे में नमक कम था या उसको रोटी नहीं मिली। सो मेरा ख्याल है जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको आना चाहिए और उन्हें दुल्हन दूल्हा के बारे में, उनकी फैमिलीज़ के बारे में, दोस्तों को आना चाहिए। एंड यू नो जस्ट से अ फ्यू वर्ड्स, जिससे बड़ी वैल्यू ऐड हो जाती है किसी भी तकरीब में। दैट इज़ अ गुड आइडिया आई गेस। सारी जो फजूल की रसूमात हैं ना उनमें से कुछ माइनस करके ये ऐड कर लेना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे ये कि हुकूमत की तमाम तर कोशिशों और सख्त फैसलों के बावजूद IMF अभी तक पाकिस्तान को पैकेज देने में टाल मटोल भी कहना चाहिए या बस यही कह देना चाहिए कि नहीं दे रहा है। IMF की जानिब से सियासी मशवरे देने पर हुकूमत खुश नहीं है, लेकिन क्या करें, कुछ चारा भी है क्या हमारे पास? IMF ये बिल्कुल कहता है कि टारगेटेड सब्सिडी दो। अच्छा, बल्कि उनकी डिमांड है एक कि टारगेटेड सब्सिडी दें, कि टारगेटेड सब्सिडी दें। देखिए IMF के साथ मामला हो जाए तो फिर तो मेरा मतलब आइडियल एक सलूशन है। लेकिन अगर IMF जो है वो इसको एक सियासी लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू करे या जो इंटरनेशनल जो एजेंडा है उसको परसू करने के लिए पाकिस्तान की उसमें के रेफरेंस से, तो वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादती है। देखिए मीर साहब, कोई इतनी लंबी चौड़ी रकम हमें IMF से नहीं मिलनी, हम उनके लेकिन प्रोग्राम के साथ वाबस्ता रहना चाहते हैं। इस वक्त दानिशमंदी का तो यही तकाजा है, लेकिन जब वो हमारी जो सॉवरेनिटी है या हमारी खुद मुख्तारी पे इनक्रोच करना शुरू कर देंगे और ये मॉनेटरी फ़ंड की जगह कोई और फंड उस नाम दे लें उनको, वो रोल अदा करना शुरू कर देंगे कि आप पहले सऊदी अरेबिया से पैसे लें, UAE से पैसे लें, चाइना से पैसे लें, आप पहले ये करें। अब वो हमारे यहाँ पे जो सियासत है उसके मतलब भी डिक्टेशन उन्होंने देनी शुरू कर दिया। आपने पढ़ लिया होगा, वो कह रहे हैं कि आइन पे अमल दरामद करें। आइन पे अमल दरामद हो रहा है। हमने कौन सी आइनी खिलाफ वर्जी की है? जिस किस्म के सुप्रीम कोर्ट में हजरात बैठे हुए हैं, काबिल एहतराम हजरात हैं, वो बैठे हुए हैं, हम आइन की खिलाफ वर्जी करें 3 मिनट ही सानू उसे पेश करा दें। सो ये तो आपने सुन लिया। उधर बजट सर पर है, इलेक्शन भी सर पर ही है अगर कोई मान ले तो। तमाम माशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत इंतखाबात से पहले महंगाई के मारे आवाम को कुछ रिलीफ देना चाहती है। कल डॉलर की कीमत खासी नीचे आई, पेट्रोल भी कुछ सस्ता हुआ, लेकिन महंगाई मुसलसल ऊपर जारी है। दायरा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में मुसलसल दूसरे माह महंगाई में इजाफा हुआ है। शरह जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा है। सालाना महंगाई की शरह मई में 38% तक जा पहुंची है। मुल्क में महंगाई की शरह में एक माह में 1.58% इजाफा हुआ। बहरहाल वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में कमी के फ़वाइद हर सूरत अवाम तक पहुँचाएंगे। जो डिफ़ॉल्ट के दहाने पर मुल्क छोड़ कर गए थे, हम सैलाब के बावजूद, माशी सूरत हाल के बावजूद, इनकी मचाई हुई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने नहीं दिया। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने सख्ती से इस बात को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये
हदायत जारी कर दी है कि अगर इस पेट्रोल की कमी और डॉलर प्राइस की कमी की और ये जो ऑयल में कमी है, आटे में कमी है, एलपीजी के सिलेंडर्स में कमी है, कमर्शियल और हाउस होल्ड्स के लिए इनका डायरेक्ट रिलीफ जो है वो पाकिस्तान की आवाम और आम आदमी को मिलना चाहिए। इसके ऊपर स्ट्रिक्टली वो लोग जो होर्डिंग करेंगे, वो लोग जो इसके डिफरेंशियल प्राइस पे रहेंगे, वो सख्त से प्यूनिटिव एक्शंस के लिए कहा गया है वज़ीर आज़म की तरफ से तमाम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, और इसकी मॉनिटरिंग वो बराह रास्त खुद कर रहे हैं। आई होप कि जो प्लान बनाया गया है इस पर आप लोग इम्प्लीमेंट भी कर सकें, क्योंकि अमली तौर पर यही होता है कि कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल डीज़ल की हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, कीमतें कम होती हैं, मुसलसल दूसरी दफ़ा कीमत कम हो रही है ना, किसी चीज़ की कीमत कम नहीं होती, लिटरली किसी चीज़ की कीमत कम नहीं होती, और तो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों की कीमत कम नहीं होती। सो जो अब बिटवीन द सिटीज़ ट्रांसपोर्ट चल रही होती है उनकी कीमतें कम नहीं होती, किसी भी चीज़ की कीमत कम नहीं होती। सो अगर वज़ीर आज़म साहब ख़ुद मॉनिटर कर ही रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एक मैकेनिज़्म बनाया गया है, तो वी कैन जस्ट होप कि इस पर अमल हो और इसको आप स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर सकें। अदरवाइज़ आवाम को इससे पहले तो इस ज़मीन में कोई रिलीफ मिला नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। माशी हालत तो पतली है, कल यस डॉलर और रुपए की जो पैरिटी वाला मामला था कुछ सेटल होता हुआ नज़र आया, लेकिन क्या ये होना चाहिए था? क्या ये ठीक है? लॉन्ग टर्म में इसके बुरे नताइज तो नहीं निकलेंगे? दीज थिंग्स शुड ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, IMF डिमांड के बरक्स आपको पता ही है पेट्रोल और डॉलर को नीचे लाया गया है, तो क्या हम समझ लें कि अब फैसला हो गया है कि द प्रोग्राम इज़ ओवर ऑलमोस्ट? वैसे भी सो IMF की बातें नहीं मानी जा सकती सर, इसके बड़े रेपरकशंस भी हो सकते हैं, बिकॉज हमारे जितने भी दोस्त ममालिक से पैसे आने की उम्मीद है वो भी इसी प्रोग्राम से एसोसिएटेड थी है। जी, ये मेरा ख्याल है सवाल थोड़ा सा अजीब है। एक तो पहली बात ये है, वजाहत कर दूं कि पाकिस्तान इस वक्त IMF प्रोग्राम में चल रहा है, और ये बिल्कुल भी अप्रोच हमारी नहीं है कि अगर नहीं मानता IMF तो ना सही। पाकिस्तान ने पिछले 6-7 महीने में आपने देखा है कि हर मुमकिन कोशिश की है कि IMF की जितनी भी डिमांड्स हैं उसको हर हद तक जाके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि IMF के प्रोग्राम का मतलब ये होता है सख्त तरीन फैसले। लेकिन ये जो अभी हालिया ये जो 2 एग्जांपल्स आपने दिए हैं कि डॉलर को नीचे लाया गया है और पेट्रोल की प्राइस नीचे की गई है, इसका IMF बिल्कुल भी इस पर IMF को कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होगा, और उसकी वजह बड़ी सिंपल है। एक तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गिरी हैं पिछले 15 दिन में, तो अगर इंटरनेशनल $70 पर बैरल से भी नीचे आ गई हैं, तो अगर वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गिरती हैं तो उसका जाहिर सी बात है फ़ायदा जो है वो आवाम तक पहुंचाना होता है। सो हुकूमत ने जो स्टेट बैंक के थ्रू फैसला किया, जिसमें एक कदम उठाया गया कि जी जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स होती हैं जो बैंक्स करते हैं, और वो पहले वो ओपन मार्केट से डॉलर्स उठा के पेमेंट करते थे, तो वो अब जो पेमेंट है वो इंटरबैंक रेट पर करेंगे, इंटरबैंक मार्केट से, विच मींस कि जो ओपन मार्केट में जो डिमांड है डॉलर्स की वो बहुत कम होगी, क्योंकि तकरीबन $100 मिलियन पर मंथ का तकरीबन ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स होती हैं, $100 मिलियन पर मंथ, तो वो उसकी वजह से ओपन मार्केट का रेट गिरा है। तो इससे जाहिर सी बात है IMF हमें ये तो नहीं कहता कि आप इस किस्म के इक़दाम न उठाएं। अच्छा चलें, PDL भी वैसे अपनी जगह इंटैक्ट है, लेकिन लेट्स सी क्या होते हैं इसके असरात। अब ये बता दीजिएगा, डॉलर कंट्रोल और पेट्रोल सस्ता करने वाले फैसले से महंगाई कम करने की कोशिश आई होप आप लोग कर रहे हों, लेकिन यहाँ एक बार कीमतें किराए वगैरह बढ़ जाते हैं, ज़ुबैर साहब आपको भी पता है, तो कोई मैकेनिज़्म ख़ास ऐसा है नहीं कि कीमतें जब कम हों तो आवाम तक रिलीफ पहुँचे। इसको कैसे मेक श्योर किया जाएगा? पाकिस्तान में इकनॉमिक सिस्टम है वो कोई सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इकनॉमिक सिस्टम तो है नहीं। हुकूमत बैठ के अमल दखल मार्केट में नहीं करती, और अभी हम पिछले सवाल में IMF ही की बात कर रहे थे। IMF भी यही चाहती है कि जो भी चीज़ें हों, चाहे वो डॉलर और रुपए का रेट का तयन हो या दूसरी चीज़ें हों, वो मार्केट फोर्सेस डिटर्मिन करें डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर। तो ये आपकी बात सही है कि एक दफ़ा अगर कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसको वापस कम करना मुश्किल होता है, लेकिन वो हुकूमत का काम नहीं। प्राइस मॉनिटरिंग कमेटीज़ होती हैं, वो एक हद तक जाके कर सकती हैं, लेकिन ये जो अमल होता है कि किसी चीज़ की भी कीमत क्या होनी चाहिए, ये
अगर डॉलर कम होगा, अगर पेट्रोल की प्राइस कम होगी, तो उसका चंद हफ्तों में उसका पॉजिटिव असर आना शुरू हो जाएगा। और वो खुद ब खुद आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट में भी हर चीज़ को बेचने के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स होते हैं, सो वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। अगर वो समझते हैं, कोई भी एक उनमें से समझता है कि उसके पास इतना मार्जिन है कि वो प्राइसेस को कम कर लेगा बिकॉज डॉलर की प्राइस कम हुई है और पेट्रोल की प्राइस कम हुई है, तो उसको जो कॉस्ट है उसको कम पड़ रही है, तो उसका बेनिफिट सूनर और लेटर वो आवाम तक पहुंचेगा। लेकिन हुकूमत बीच में जाके नहीं इंटरफेयर करती कि जी ऑटो प्राइसेस ये होनी चाहिए, सब्जियों और दालों की प्राइसेस ये होनी चाहिए। वो एक अमल है, वो प्रोसेस उसी में मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में उसी तरह से होता है। अच्छा, अब ये जो इक़दामात हो रहे हैं ज़ुबैर साहब, इससे तासुर ये जा रहा है कि सियासी एडवांटेज मुस्लिम लीग नून हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिसका मकसद इलेक्शन में फ़ायदा लेना है। और ज़ाहिर है किसी भी सियासी जमात का मकसद ये होता है ना। लेकिन एक पेट्रोल बम वो भी था जो इमरान खान साहब की हुकूमत जाते जाते, PTI के चेयरमैन की हुकूमत जाते जाते यहाँ पे गिरा गई थी, जिसके बहुत ही बुरे असरात हमें फिर शायद अब तक भुगतना पड़ रहे हैं। सो क्या हम समझें, इलेक्शन की तैयारी मोड में आ गए हैं आप लोग? ये जो सियासी अमल होता है ना, यही बेहतरीन होता है जमहूरियत में। क्यों कहते हैं कि जमहूरी अमल जो है सबसे अच्छा है? क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये पता होता है, ख़ासतौर पर जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी होती है, कि इलेक्शंस में हमें आवाम के पास जाना पड़ेगा और हम क्या जाके बताएंगे। दूसरी बात ये है कि क्या फ़ैसला कर लिया है इलेक्शन कराने का? बिल्कुल, वो तो फ़ैसला हुआ है। अगस्त की 13 या 14 तारीख को ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है इसका वक्त ख़त्म हो जाएगा, 5 साल का टेन्योर, और उसके बाद 2 महीने 60 दिन होते हैं, उसमें इलेक्शंस होने होंगे। सो अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में इलेक्शंस नागुज़ीर हैं, उसमें कोई हुकूमत का अमल दखल नहीं है। एक आइन का बड़ा क्लियर कट चेक है, उसके तहत वो इलेक्शंस होंगे। सो बिल्कुल हमने नहीं कराने, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। एंड हुकूमत है या दूसरे इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन या दूसरे इदारे, वी आर बाउंड टू इम्प्लीमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। और IMF प्रोग्राम के बारे में ये कह रहे थे कि हम तो अभी भी हैं IMF प्रोग्राम में। सो ये तासुर बिल्कुल गलत है कि ना माने तो ना सही सर, लेकिन आप ही कहा ठीक है, बहुत सारे लोग रादर आपके अपने फाइनेंस मिनिस्टर कई मौक़ों पर अपने एक्शंस और अपनी गुफ्तगू या अपने कमेंट से ऐसा तासुर देने की कोशिश, तासुर दे जाते हैं। उनकी टीम से भी कुछ लोग तासुर दे जाते हैं कि नहीं तो ना सही, वी ऑलवेज हैव अ प्लान बी और वी हैव अ प्लान बी, एंड यू नो व्हाट आई मीन एंड यू नो दिस एज वेल। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे। गोल मटोल सी सूरत और उस ऊपर से सादगी और भोलपन, अगर आप अपने ऊपर भी लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अदाकार नन्ना की। इनका असल नाम था रफ़ीक खावर और साहिवाल से इनका ताल्लुक़ था। कमाल अहमद रिजवी साहब के ड्रामा सीरियल नौकरी करें से इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, और फ़नी करियर या फ़नी करियर कुछ भी कह लीजिए इसे। और इनका जो बहुत मशहूर हुआ ना ड्रामा, वो अलिफ नून था। अच्छा, 66 में राइट आफ्टर द वॉर एक फ़िल्म बनी वतन का सिपाही, उससे इन्होंने अपने फ़िल्मी करियर का आगाज़ किया। और फिर हम इनके फ़िल्मी करियर की अगर बात कर ही रहे हैं तो 75 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी नौकर, उसने तो इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ज़रा रिश्तों की बात करेंगे और दिल के रिश्ते की बात करेंगे। इनफैक्ट दिल का रिश्ता एप्लीकेशन की बात करेंगे। लाखों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, रिश्ता कल्चर बदलने जा रहा है। शादी और फैमिली से जुड़े मसाइल में दिल का रिश्ता टॉक अब किसी से पीछे नहीं है। इस फोरम पर कई लोग एक्चुअली बुनियादी मसाइल शेयर कर रहे हैं, माहिरीन से इन मामलात का हल तलाश कर रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम पे, या जॉइंट फैमिली पता नहीं इशू नहीं कहना चाहिए इसे वैसे, पर्टिकुलरली वो शादियां जो आउट ऑफ फैमिलीज़ होती हैं उनमें ज़रा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। अब अगर बड़ा ख़ानदान हो जिसमें आपने जाके रहना हो तो उनको कैसे फेस करना है। प्रॉब्ली आई कैन नॉट रिलेट टू दैट बिकॉज हमारे यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं है, मतलब जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सो बट अदरवाइज़ लोग लड़का लड़की और लड़का लड़की के साथ अगर उसके वालिदैन भी रह रहे हों तो उसे भी जॉइंट फैमिली कहना शुरू हो जाते हैं। वैसे आई थिंक कि उसको जॉइंट फैमिली नहीं कहना चाहिए, उसको फैमिली ही कहना चाहिए। अदरवाइज़ हाँ, अगर आप एक पूरे ख़ानदान के साथ रह रहे हैं जिसमें चाचा और ताया और उनके बच्चे और उनकी बीवियाँ और उनके भी बच्चे, वो सारा सिस्टम हो तो शायद आप उसे जॉइंट फैमिली कह लें। अच्छा जी, अभी हम इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं
एक्सपर्ट दाहीम दीन पहले भी हमारे इन मामलात में रहनुमाई करती रहती हैं। दाहीम शुक्रिया। एंड अगेन वी आर हेयर इन दिल का रिश्ता टॉक। बताइएगा कि एक्चुअली क्या कंसर्न होते हैं लड़कियों और लड़कों को, दोनों को, when they are getting married into big families. Let's not say joint families, into big families. मैं अब्दुल्ला आपकी बात सुन रही थी कि बिग फैमिलीज आर सपोज टू बी कॉल्ड जॉइंट फैमिली, और अगर वालिदैन साथ रहते हो तो उसको जॉइंट फैमिली नहीं कहते हैं, उसको फैमिली सिर्फ कहना चाहिए। मैं थोड़ी सी डिस्टिंक्शन करना चाहूँगी कि एक्चुअली उसको भी जॉइंट फैमिली ही कहते हैं, बिकॉज वो नहीं कहते ज़रूर हैं, मेरी ज़ाती राय है कि उसको फैमिली कहना चाहिए। तो चले प्लीज आप अपनी जरा हमें बताएं, आप रहनुमाई करें। तो आई थिंक जब लड़का लड़की की शादी होती है, ट्रांजिशनिंग इनटू अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, बिकॉज एक बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हर इंसान फ़र्क है एक दूसरे से, कोई इंसान एक जैसा नहीं है। तो वो जो डिफरेंस आता है वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, मगर डिफरेंस का रिस्पेक्टफुल होना चाहिए फैमिली वालों को भी और यू नो द कपल को भी। फिर ये भी समझना चाहिए कि शादी एक बहुत बड़ा चेंज है ज़िंदगी में आपके, जिसमें आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। आप ओवरनाइट यू नो, जो माँ होती है वो सास बन जाती है, जो लड़की है वो बहू बन जाती है। तो इस एडजस्टमेंट, इट इज़ एन एडजस्टमेंट पीरियड। जब आप एक फैमिली में ट्रांजिशन कर रहे हैं, आप शादी में ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो आप ये याद रखें कि एक एडजस्टमेंट पीरियड होगा, चेंज इतनी जल्दी नहीं आता। व्हाट कैन हेल्प इज़, एक तो ये याद रखना कि डिफरेंसेस आर वेरी नेचुरल। सेकंड जो बात है कि आप कम्युनिकेट करें, आपका कोई भी माइंड नहीं रीड कर सकता, ना आपके कोई दिल के हालात को समझ सकता है, तो कम्युनिकेशन इज़ की, बात करना बहुत ज़रूरी है दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज़ का। और फिर एक जो कपल्स में देखा गया है ना, ख़ासतौर पे जब लड़की आती है फैमिली में, तो वो अपना सारा टाइम फैमिली को डेडिकेट करती है, क्योंकि ताकि वो यू नो सेटल हो सके। बट आई एक्चुअली वो होता ये कि इवेंचुअली वो एक रिजेंटमेंट बन जाती है कि तो टाइम को बैलेंस करना इज़ ऑल्सो अनदर की, जिसमें आप फैमिली को भी टाइम दें, अपना कपल भी निकालें टाइम, और थोड़ा सा अपने लिए भी रखें टाइम, बिकॉज इवेंचुअली लेटर ऑन कपल्स में यू नो जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो कहते हैं कि मतलब जब वो अपना टाइम अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू होते हैं तो फिर फैमिली रिजेंटफुल हो जाती है, आप रिजेंटफुल हो जाते हैं कि भाई मैं क्यों नहीं अपना टाइम इस्तेमाल कर सकती। अगर आप बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपने दिल में ग्रजेस रखेंगे, तो वो बात बढ़ती जाएगी। अगेन आई वुड से दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ, लाइक द कपल एज वेल एज। अच्छा, आप ये बता दीजिएगा दाहिम कि इसमें मर्द का जो किरदार होता है उसको कितना किरदार अदा करना चाहिए, एज एन अगर बीवी और फॉर इंस्टेंस इफ़ वी कॉल दैट अ जॉइंट फैमिली, एज मतलब कहते तो जाहिर है उसकी टर्म तो यही है, माँ में इश्यूज़ हैं, तो माँ और बीवी को इश्यूज़ सेटल कर देने के लिए स्पेस देनी चाहिए, करने के लिए स्पेस देनी चाहिए, या लड़के को जो कि एक का शौहर है एक का बेटा है जाहिर है उसको कोई मीडिएशन या उसको कोई किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, इनिशियल तो जब शादी होती है तो इट्स अ ट्रांजिशन ना, मतलब उसमें लड़की को तो नहीं पता, तो उसको थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए अपने हस्बैंड से सेटल करने में। उसको लड़के को एक्चुअली एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए कि वो लड़की से बात, जो लड़की के जो भी डिफरेंसेस हैं या जो भी उसके ख्याल हैं उनको समझे और उनको कन्वे भी करे। और फिर डेफिनेटली इवेंचुअली, बिकॉज यू नो दो फैमिलीज इकट्ठे मिल रही हैं, आपने सारी उम्र उनके साथ रहना है या एटलीस्ट फॉर द लॉन्गेस्ट आपने साथ रहना है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन खुद बिल्ड करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी दफ़ा आपने देखा है कि मर्द इस बात से जान छुड़ाते हैं, कहते हैं अपने मसले खुद हल करो, तो ये उस लड़की के साथ ज़्यादती है जो अभी नहीं आई है। बिल्कुल ज़्यादती है, और मैं कहूँगी कि लड़के के साथ भी ज़्यादती, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि उसने करना क्या है, उसको बस ये पता है कि उसकी शादी हो गई है। और यू नो ही इज़ नॉट बीन एक्चुअली, उससे किसी ने बात नहीं की कि इट्स अ एक्ट ऑफ बैलेंसिंग। आपका टाइम डिवाइड हो रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड हो रही हैं, आपका रोल बदल रहा है, आप एक बेटे से एक मियाँ बन रहे हैं, तो आप एक और इंसान के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। तो वो जो आइडेंटिटी शिफ्ट है ना, वो कई दफ़ा मतलब लड़कों में भी उनको समझ नहीं होती है। तो इट्स नॉट दैट दे डोंट डू इट ऑन पर्पस, मतलब वो ये नहीं है कि वो खुद से नहीं कर रहे हैं, ये बात ही नहीं होती, ये बताया ही नहीं जाता कि इस आइडेंटिटी का ये भी हिस्सा है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा ताहिम कि यू नो मदर्स आर नेचुरली वेरी वेरी अटैच्ड टू देयर सन्स। हर मतलब जिस तरह बाप बेटी का बॉन्ड होता है, इस तरह बेटे और माँ का बॉन्ड होता है।
सो माओ को आप क्या पैगाम देंगी? क्योंकि मैं अपनी बीवी से एट टाइम्स कहता हूँ शी इज़ लिटरली ऑब्सेस्ड माशाल्लाह विद माय सन, तो मैं उसे अक्सर कहता हूँ कि तुम इसकी शादी कैसे करोगी, तुम अभी से अपने आप को ज़रा कंट्रोल करो। सो माओ को क्या एडवाइस देंगी आप? माओ को मैं ये एडवाइस दूंगी कि अपने नए रोल को एम्ब्रेस करें, एंजॉय करें उसे। एक मदर से एक मदर इन लॉ बन गई हैं, बिल्कुल उसको एम्ब्रेस करें फुली, क्योंकि आपकी फैमिली में एक और इंसान आ रहा है, मोर द मैरियर, उसको सेलिब्रेट करें और उससे डायरेक्ट उस इंसान से रिश्ता बनाने की कोशिश करें। वंडरफुल। अच्छा, अब वैसे ये आपके पास आते हैं कपल्स इस तरह के मसाइल लेकर के हमसे एडजस्ट नहीं हो पा रहा, और कहाँ ज़्यादा मसले आते हैं? एक तो वो वाली फैमिलीज़ हो गई जिसमें वालिदैन रह रहे हैं, कपल रह रहा है, या चले एक आध कोई अनमैरिड बहन भाई रह रहा है वो, या फिर एक वो भी फैमिलीज़ होती हैं जिसमें पूरे ख़ानदान साथ रह रहे होते हैं, लाइक चचा भी हैं और ताया भी हैं और फूफो भी हैं। सो क्या उन घरों में, उन फैमिलीज़ में ज़्यादा मसाइल होते हैं, एडजस्ट करने में मुश्किलात ज़्यादा होती हैं? देखिए, एडजस्टमेंट, शादी तो एक एडजस्टमेंट है, साइको सोशल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी एक एडजस्टमेंट है वो। डेफिनेटली जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, उतनी आपको एडजस्टमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उतने ही आपको रिश्ते निभाने हैं ना। आप कोई चचा ससुर हैं, एक नया रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली जितने लोग होते हैं उतनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है, बट ऑब्वियसली दैट डजंट मीन कि एडजस्टमेंट होती नहीं है। एडजस्टमेंट हो सकती है अगर ओपननेस हो, कम्युनिकेशन हो और एक्सेप्टेंस हो, कि थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्टमेंट होने में। ऑलराइट, और आप क्या आइडियली एडवाइस करेंगी? वैसे मैं आई एम नो एक्सपर्ट, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपके ज़्यादा बेटे हैं तो आपको शादी करके उन्हें अलग अलग कर देना चाहिए, बजाय इसके कि वो सारे बेटे और बहुएं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास वसाइल हैं कि वो एक ही घर में रह रहे हों, सो लेट देम लिव देयर लाइफ सेपरेटली, और आप या तो बीच में बच्चों के वक्त स्पेंड करते रहें, या फिर कोई सबसे छोटे के हिस्से में एक्चुअली यूजुअली माँ बाप आते हैं क्योंकि लाडला भी होता है, तो आप किसी एक के साथ रहते रहें। व्हाट इज़ योर एडवाइस? Yes, that's a good way of doing it. अगर आप इकट्ठे भी रहते हैं तो क्या आप उनको इतनी स्पेस दे रहे हैं? आप उनको उनका एक कमरा, एक उनको अपना किचन रन करने की स्पेस, एक उनको वैसे छोटी जगह जहाँ पे वो कमरे से निकल के एक और जगह जा सकें, अगर मतलब if you want to live together also that's fine, but can you give them that much space? Because एक मियाँ बीवी को आपस में भी एडजस्टमेंट के लिए एक पीरियड चाहिए और एक स्पेस चाहिए। तो अगर बहुत बड़ा ख़ानदान है तो सेपरेट भी हो सकते हैं, बिल्कुल दैट्स फाइन टू, बट अगर आप उस घर में ही इतनी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब पोर्शंस बना सकते हैं जिसमें ऑटोनॉमी है, उस कपल के पास अपनी ऑटोनॉमी है, वो अपना स्केड्यूल खुद सेट कर सकते हैं, अपना खुद किचन रन कर सकते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि और इस तरह बच्चों पे, पर्टिकुलरली लड़कों पे एहसास जिम्मेदारी भी होता है, क्यों, और वो अपनी ज़िंदगियों को सीरियसली भी लेना शुरू करते हैं, उन्हें पता लगते हैं ज़रा आटे दाल के भाव और बिजली के बिल और सारा कुछ। सो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू दाहीम दीन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और अगेन ऐसे मसाइल, वैसे टू बी ऑनेस्ट अभी मुझे बड़ा ज़रा नया सा लग रहा है इस किस्म के मसाइल डिस्कस करना, लेकिन अगर इस किस्म के मसाइल आप चैलेंजेस डिस्कस करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन फोरम है दिल का रिश्ता टॉक, फेसबुक ग्रुप है ये, इसे ज्वाइन करें, वहाँ पे आप अपने सवालात भेज सकते हैं और वहाँ एक्सपर्ट्स की राय हासिल कर सकते हैं। नेशनल गेम्स, और नेशनल गेम्स में जो चैम्पियंस हैं ना, हम उनको मदऊ कर रहे हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं ताकि हम उनकी जीत को, उनके टैलेंट को, अपने नौजवान को सेलिब्रेट कर सकें। एंड दिस इज़ एक्चुअली द ट्रू स्पिरिट ऑफ दिस शो जियो पाकिस्तान। और हम आज भी ऐसी ही एक चैम्पियन के साथ मौजूद हैं जिन्होंने आर्गो मशीन रोइंग में पता नहीं कितने ज़्यादा मेडल्स हासिल कर लिए हैं। गोल्ड मेडल तो हासिल किए ही हैं, साथ साथ इन्होंने 4 गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किए हैं, और शूटिंग भी इन्होंने की, और 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने वहाँ से हासिल किए हैं पाकिस्तान फाप्टा को रिप्रेजेंट करते हुए। सो हमारे साथ मौजूद हैं निगत कौसर। वेलकम टू जियो पाकिस्तान निगत, वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस। अभी ब्रेक में तो आपको मुबारकबाद दे दी, आपको, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स को। अब थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बता दें कि ये आपके पहले नेशनल गेम्स थे या इससे पहले भी आप रिप्रेजेंट कर चुकी हैं अपने डिपार्टमेंट को इन नेशनल गेम्स? अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू जियो न्यूज़ कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे सबको बता सकूँ कि रोइंग क्या है और मैंने क्या किया। सर मैं पाकिस्तान मुआवडा की प्लेयर हूँ और इट्स बिन मोर देन 6 years मैं पाकिस्तान मुआवडा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं HEC को रिप्रेजेंट करती थी, हायर एजुकेशन कमीशन। सही। और मैं डिफरेंट स्पोर्ट्स करती हूँ लाइक राइफल शूटिंग, एथलेटिक्स, रोइंग, बैडमिंटन। लेकिन फिर मुझे ये चूज़ करना था कि मैं कौन सी ऐसी गेम खेलूं जिसमें मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूं, जिसमें मैं पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकूं। तो फिर मैंने आर्गो मशीन रोइंग को चूज़ किया, उसमें मैं एशिया की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। सो ये आर्गो मशीन रोइंग का सफ़र ज़रा लेट शुरू हुआ फिर आपकी इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मेरी मदर गेम जो है वो एथलेटिक्स थी और वहाँ से फिर मैं गई रोइंग। ये आपकी पहली नेशनल गेम्स तो नहीं है ना? आप इससे पहले भी नेशनल गेम में जो 3 साल पहले गालिबन हुई थी उसमें हिस्सा ले चुकी हैं आप? जी 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 जी, ये मेरी सेकंड नेशनल गेम्स है। वंडरफुल। अब ये बता दीजिएगा, बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं, आर्गो मशीन रोइंग जो है वो बेसिकली कश्ती रानी ही होती है, बस कश्ती नहीं होती और पानी नहीं होता, ऐसा ही है? मैंने ठीक एक्सप्लेन किया है इसे? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे दो तरह की रोइंग होती है, एक होती है वाटर और एक होती है आर्गो मशीन। एज यू कैन सी कि वो सामने जिस मशीन पे मैं बैठी हूँ इसको आर्गो मशीन रोइंग कहते हैं। तो इसमें लेवल्स चेंज होते हैं कि तो मैं आर्गो मशीन भी खेलती। वंडरफुल। ये बता दीजिएगा, इसमें लेवल्स चेंज होते हैं कि पानी का आपको पता है एक नेचुरल वेट होता है, एक प्रेशर होता है, तो ये मशीन उसको एग्जैक्टली सिमुलेट करती है? क्या होता है, किस तरह से विनर का तयन किया जाता है? सर विनर का तयन ऐसे होता है कि इसमें रेसेस होती हैं। 500 मीटर सबसे छोटी रेस होती है जो स्प्रिंट में आती है, और 2 किलोमीटर सबसे बड़ी रेस होती है। तो इसमें ना मीटर चल रहा होता है, उसमें डिस्टेंस लिखा हुआ होता है। लाइक अगर मैं 500 खेल रही हूँ तो ऊपर 500 डिस्टेंस आ जाएगा। जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे साथ बैठेंगे और जो सबसे पहले ख़त्म करता है अच्छी पावर के साथ वो जीत जाता है। जो अच्छी पावर लगाता है उसका जल्दी ख़त्म हो जाता है। वंडरफुल। तो आपने तो बहुत ही अच्छी पावर लगाई। तो आपने 4 मेडल मतलब डिफरेंट डिस्टेंसेस में आपने पार्टिसिपेट किया था? सर मैं पाकिस्तान की लाइट वेट रोअर हूँ। लाइट वेट लड़कियों की वो रोअर होते हैं जो अंडर 60 kg होते हैं। सही। तो आई एम 55 kg, ऑलमोस्ट मैं अंडर वेट हूँ, लेकिन मैंने पाकिस्तान के लिए 4 गोल्ड उठाए हैं नेशनल गेम्स में, और बाहर से मैं ब्रॉन्ज भी लाई हूँ, और मैं इट्स बिन ऑलमोस्ट 6 years कि मैं रोइंग की चैम्पियन हूँ। चलें, आपका ये सफ़र तो रोइंग का चलता रहेगा, साथ साथ आपने सोचा मैं ज़रा चलें शूटिंग भी कर लूँ और उसमें भी 2 मेडल ऐसे ही साथ ले जाऊँ। सो ये कैसे डिविज़न होती है, टाइम डिवाइड करते हैं बिटवीन डिफरेंट स्पोर्ट्स, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता आपको? नहीं, आप ये भी एक राय हो सकती है कि भाई एक पे तवज्जो दें और भरपूर तवज्जो दें और फिर उसमें ओलंपियन बनने की जस्तजू करें? सर एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मेरी जो स्पोर्ट्स हैं वो 4 से 5 थी, लेकिन मुझे उनको लिमिटेड करना पड़ा। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं ठीक है पाकिस्तान की चैम्पियन हूँ 5 से 6 गेम्स में, लेकिन अगर मैं एक गेम को चूज़ करूँगी तो मैं पाकिस्तान के लिए बाहर से मेडल लेके आऊँगी। तो मैंने अपने आप को लिमिटेड किया। वंडरफुल जी। आपने अपने आप को क्या लिमिट किया? माशाल्लाह, ये द पैथ इज़ लिमिटलेस, और आप इंशाल्लाह इसी तरह आगे बढ़ती रहें और पाकिस्तान का नाम, अपने इदारे का नाम, अपनी फैमिली का नाम रोशन करती रहें। कंग्रेचुलेशंस निगत कौसर फॉर बीइंग विद अस रिप्रेजेंटिंग फातिमा। आपने ने बड़े ज़बरदस्त मेडल हासिल किए हैं, एंड आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे। वी आर गोना सी यू ऑन मंडे, एंड हुमा वुड बी बैक टू